हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन के एक टॉपिक एनर्जी एफिशिएंसी को पढ़ेंगे। और हम क्या क्या इस वीडियो में आज समझने वाले हैं वो है व्हाट इज एनर्जी एफिशिएंसी, सबसे पहली चीज। फिर हम समझेंगे नीड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। फिर हम समझेंगे कुछ एरियाज जहाँ पे हम एनर्जी एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आखिरी में हम समझेंगे एनर्जी एफिशिएंसी के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको एनर्जी एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी को समझने से पहले आपको एफिशिएंसी पता होना बहुत जरूरी है कि एफिशिएंसी क्या होती है। आप में से कईयों को पता होगा कि एफिशिएंसी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि एफिशिएंसी रेशियो है किसका, आउटपुट का और इनपुट का। मान लीजिए ईटा से हम एफिशिएंसी को डिनोट कर रहे हैं, तो ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ये एफिशिएंसी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब अगर आपको एफिशिएंसी परसेंट में चाहिए तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एफिशिएंसी परसेंट में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? परसेंट में मिल जाएगी। ठीक है, अब एफिशिएंसी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप ऐसे करोगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंसी की डेफिनेशन है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट द प्रोड्यूस्ड आउटपुट रिजल्ट इन एफिशिएंसी। मतलब क्या कि किसी गिवन इनपुट पे आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपको एफिशिएंसी बताता है। ठीक है, मान लीजिए आप कम इनपुट दे रहे हो और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, या इनपुट की वैल्यू आप कांस्टेंट रख रहे हो और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है ना। तो एफिशिएंसी वैसे दो लोगों के बीच में आप जब कंपेयर करो तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री ए है, एक इंडस्ट्री बी है। ठीक है, हमें बताना है कि दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है। किस केस में? मान लीजिए इंडस्ट्री ए को हम लोग जो रॉ मटेरियल देते हैं वो 100 पार्ट्स देते हैं, और इंडस्ट्री बी को भी जो हम लोग रॉ मटेरियल देते हैं वो भी 100 पार्ट्स देते हैं। ठीक है ना। इंडस्ट्री ए जो है इन 100 पार्ट्स में से आउटपुट 95 पार्ट हमें आउटपुट मिलते हैं, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट 95 मिलते हैं। और बी के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें सिर्फ 90 पार्ट मिलते हैं। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 5 पार्ट का डिफरेंस आ रहा है और इस जगह पर 10 पार्ट का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 5 पार्ट का जो डिफरेंस है वो किसी भी वजह से आ सकता है। हो सकता हो कि ये वेस्ट हो सकता हो ये डिफेक्टेड हो, या हो सकता है कि ये रिजेक्शन हो। ठीक है, और उसी तरीके से ये 10 पार्ट का यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो भी इन तीनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन आप देख पा रहे होगे कि दोनों में अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल तो सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन हमें एक के ए में ज्यादा आउटपुट मिला और बी में हमें कम आउटपुट मिला। रीजन चाहे जो भी हो। ठीक है, तो रीजन चाहे जो भी हो, ए ऐसी कंडीशन में ए विल बी कंसिडर्ड एज मोर एफिशिएंट देन बी। ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आउटपुट गिवन इनपुट में वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें और एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखें तो क्या है कि एफिशिएंसी मींस प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट्स विद द सेम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। दोनों इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सेम दिए गए, इसको भी 100 दिया गया, इसको भी 100 दिया गया, लेकिन ए ने हमें ज्यादा आउटपुट दिया एज कंपेयर टू बी, तो ए विल बी मोर एफिशिएंट देन बी। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी की। डेफिनेशन वाइज एनर्जी एफिशिएंसी और एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूनिट का फर्क है। जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी में एनर्जी की बात की जा रही है और एफिशिएंसी में किसी भी चीज की बात की जा सकती है। एनर्जी एफिशिएंसी मींस यूजिंग लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क। किसी गिवन टास्क को, किसी गिवन सेम टास्क को दो इंडस्ट्री में अगर एक इंडस्ट्री कम एनर्जी लेके परफॉर्म कर रही है तो वो इंडस्ट्री ज्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक मशीन की बात करें, एक मशीन ए है और एक मशीन हमारी बी है। ठीक है, मशीन है ये दोनों। ए जो है आपकी, उसको हम इनपुट एनर्जी देते हैं
50 किलो जूल, ठीक है ना। और बी को हम इनपुट एनर्जी देते हैं 40 किलो जूल। ए जो आउटपुट हमें देती है वो भी 20 पार्ट का देती है, और बी जो आउटपुट हमें देती है वो भी 20 पार्ट का देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक बार फिर से डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए कि एनर्जी एफिशिएंसी मींस यूजिंग लेस एनर्जी टू प्रोड्यूस और टू परफॉर्म द सेम टास्क, ठीक है। एक ही काम को करने के लिए जो मशीन का एनर्जी ले रही है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी। दोनों मशीन सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, दोनों 20-20 पार्ट ही प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन बी जो है वो कम एनर्जी ले रही है 20 पार्ट प्रोड्यूस करने में एज कंपेयर टू ए। तो हमारी जो मशीन बी है वो मोर एफिशिएंट होगी, मोर एनर्जी एफिशिएंट होगी ए से, क्योंकि इसने कम एनर्जी में 20 पार्ट प्रोड्यूस किए, इसने ज्यादा एनर्जी में 20 पार्ट प्रोड्यूस किए। तो बी मशीन विल बी मोर एनर्जी एफिशिएंट देन ए। आई होप ये एग्जांपल से आपको एनर्जी एफिशिएंसी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी वी रिड्यूस द एनर्जी वेस्टेज। अब एनर्जी एफिशिएंसी का प्रिंसिपल अगर हम अपनी मशीनों पे इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं तो जो वेस्टेज होता है हम उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एनर्जी एफिशिएंसी का मेरिट है, फायदा है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीजेस एज एनर्जी कंजर्वेशन इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। यहाँ पे 10 किलो जूल एनर्जी जो मशीन बी है ये 10 किलो जूल एनर्जी कम ले रही है, मतलब इसने 10 किलो जूल एनर्जी का कंजर्वेशन किया है। तो एनर्जी बी की मशीन बी की जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मशीन ए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी एक मेरिट है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब समझते हैं नीड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कि एनर्जी एफिशिएंसी की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अगर आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हो तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जब आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे हार्मफुल फिनोमिना कम होंगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हार्मफुल फिनोमिना कम होंगे, एसिड रेन जैसे हार्मफुल फिनोमिना कम होंगे, है ना। तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने से ये जो हमारे हार्मफुल फिनोमिनाज हैं ये कम होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है कि एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूस डिमांड्स ऑफ एनर्जी इंपोर्ट्स, ठीक है। एनर्जी इंपोर्ट्स क्या है, एनर्जी इंपोर्ट्स मतलब जो भी एनर्जी सोर्सेस हम किसी दूसरी कंट्री से खरीदते हैं वो एनर्जी इंपोर्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल हमें सऊदी अरेबिया से मिलता है, हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से खरीदा जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग बाहर से खरीदते हैं तो हम खर्चा कर रहे हैं अपने भारत का पैसा बाहर की चीज़ों पे खरीदने पे, ठीक है। अगर हम यही क्रूड ऑयल की जगह किसी दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज़ करें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो पैसा जो डिमांड एनर्जी इंपोर्ट को खरीदने में यूज़ की जाती है वो कम होगी, ठीक है। तो मेनली हमारा पैसा बचेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोग आत्मनिर्भर जो आजकल स्कीम चल रही है उसको भी फॉलो करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, एनर्जी एफिशिएंसी लोअर्स आवर कॉस्ट ऑन अ हाउस होल्ड एंड इकोनॉमी वाइड लेवल, ठीक है। मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है ये मेनली इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपको अपने पैसे बचाने हैं कैसे, एनर्जी एफिशिएंट बन के, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट बनना घरों में, और इकोनॉमी वाइड लेवल मतलब पैसे को ध्यान में रखते हुए। अब घरों में आप एनर्जी एफिशिएंट कैसे बन सकते हो भाई, जो भी लाइट फालतू में घर में जल रही है आप उसको बंद कर दो, तो आप एनर्जी सेव कर रहे हो। जब एनर्जी सेव होगी तो एनर्जी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने पैसे बचा रहे हो, एनर्जी बचा रहे हो, और अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विल डिक्रीज द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। जैसे जैसे आप एनर्जी एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे
वैसे वैसे आप अपनी निर्भरता नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कम कर लोगे। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हर जगह फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोलर एनर्जी और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। ठीक है ना। लेकिन हमें एक चीज़ ये पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं आने वाले समय में ये खत्म हो जाएंगे जिस हिसाब से हम इन्हें आज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को एनर्जी एफिशिएंट कहते हैं तो हमें अपने आप को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से शिफ्ट कर देना चाहिए। किस पर? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। इससे क्या होगा कि हमारे फॉसिल फ्यूल कम यूज होंगे और वो ज़्यादा टाइम तक हमारे फ्यूचर में चलेंगे। ठीक है ना। तो ये फोर्थ पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी प्रोटेक्ट्स इन्वायरमेंट। कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करती है ये आपको अभी मैंने पॉइंट वन जब पढ़ाया तब बता दिया था। ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी सेव्स मनी। कैसे सेव करती है ये भी मैंने अभी आपको एक घर का एग्जांपल देके बताया था कि घर में आप कैसे एनर्जी सेव कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। ठीक है, और कैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी इंपोर्ट्स कम से कम करके बाहर से एनर्जी सोर्सेस कम से कम खरीद के भी आप पैसे अपने बचा सकते हो। वो तभी बचेंगे जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ अपने आप को शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना। एनर्जी एफिशिएंसी मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ योर नेशन। अगर आप एनर्जी एफिशिएंट हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो अपने कंट्री के। ठीक है ना। वो सिटीजन जो अपनी कंट्री के फ्यूचर को ध्यान में रखता है, अपने कंट्री में जो उसके फॉसिल फ्यूल्स या दूसरे एनर्जी सोर्सेज यूज हो रहे हैं उनका ध्यान रखता है और आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखता है। क्योंकि जिस हिसाब से आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, इन सब का यूज़ करते हो, आने वाले समय में तो ये खत्म हो जाएंगी। तो हमारी जनरेशन क्या यूज़ करेगी जो आगे आने वाली है ना। तो आप एक अच्छे सिटीजन हो तब जब आप एनर्जी के बारे में सोचते हो, एनर्जी कंजर्व करते हो और एनर्जी एफिशिएंसी अपनी और अपने देश की बढ़ाते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनर्जी एफिशिएंसी की क्या क्या ज़रूरतें हैं। व्हाट आर द नीड्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब हम एनर्जी एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे: बिल्डिंग, व्हीकल, सोशल, होम, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स एंड इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत मेजर पॉइंट है जहाँ जहाँ हम एनर्जी एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी अपनी बढ़ा सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हो एनर्जी एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को, आइए देखते हैं। बिल्डिंग डिजाइनर्स आर लुकिंग टू ऑप्टिमाइज बिल्डिंग एफिशिएंसी। जो बिल्डिंग डिजाइनर्स होते हैं, जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, ये बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अपने दिमाग चलाते रहते हैं। एंड देन इनकॉर्पोरेट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और जब भी बिल्डिंग डिजाइनर्स बिल्डिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को यूज करना। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर सोलर पैनल बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, कि जब भी आप कोई नई बिल्डिंग बनवाओ तो सोलर पैनल उसमें जरूर फिट करवाओ। इससे क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा आप कंजर्व कर पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे आप डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो बिल्डिंग होगी वो जीरो एनर्जी बिल्डिंग कहलाएगी। जीरो एनर्जी बिल्डिंग मतलब है कि जिसमें एनर्जी का वेस्ट जीरो हो। ठीक है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो। ठीक है ना। तो ये बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट था जहां पे आप एनर्जी एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, व्हीकल के लिए। व्हीकल में हम कैसे एनर्जी एफिशिएंसी अप्लाई करेंगे कि मोर एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल रिक्वायर लेस फ्यूल टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। ठीक है, जो हमारी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल होगी वो किसी डिस्टेंस को बहुत कम फ्यूल में कवर कर लेगी। जैसे आप जानते हो, अगर आप नई गाड़ी खरीदो और एक आपके पास पुरानी 10 साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है ना, तो जो नई गाड़ी आपकी होगी वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी क्योंकि वो नई है। तो वो कम फ्यूल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और जो पुरानी गाड़ी है वो उतने ही फ्यूल में कम डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। दिस जनरेट्स फ्यूअर एमिशन एंड मेक देम सिग्निफिकेंटली लेस एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। ये तो एक पॉइंट हमारा
पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स का अगर आप यूज़ करते हो तो आप फ्यूल बचा रहे हो, पहली चीज़, ठीक है ना। और एनर्जी, फ्यूल बच रहा है इसका मतलब क्या है, एनर्जी बच रही है, ठीक है ना। और एफिशिएंट व्हीकल्स का मतलब ये है, कहने का दूसरी चीज़, कि आप अपने व्हीकल भले 10 साल पुरानी है तो उसको फेक थोड़ी ना दोगे, आप उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करवाते रहिए। हर 6 महीने में अगर आप अपने व्हीकल की सर्विसिंग करवा रहे हो तो आपकी व्हीकल भी एफिशिएंट व्हीकल्स के अंदर ही काउंट करी जाएगी, ठीक है ना। और आप क्या व्हीकल्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, हाइब्रिड व्हीकल्स, इनका यूज कर सकते हो, और फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप इनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी तो कम होती है लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट हो गई। एनर्जी एफिशिएंट ये कब नहीं होती, अगर आप इसमें फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो कम एनर्जी एफिशिएंट होती है। लेकिन क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो तो ये एक तरीके की रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो ये आपकी फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हो गई, ये एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स हो गई। हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होती हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स जैसे कि आजकल आप जानते हो, एक अगर हम वैगन आर की बात करें, वैगन आर की बात करें तो वैगन आर जो है वो गैस पे भी चल रही है और फ्यूल पे भी चल रही है। एक ऐसा सिस्टम आ गया जिसमें व्हीकल दोनों सिस्टमों पे चलती है। आपके ऊपर है कि आप गैस से उसे चलाना चाहते हो कि फ्यूल से उसे चलाना चाहते हो, है ना। तो इस तरीके की व्हीकल का यूज करना, इससे क्या होगा कि आपकी जो डिपेंडेंसी है व्हीकल के ऊपर या फ्यूल के ऊपर वो 50-50% हो जाएगी। मतलब 50% गैस के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी और 50% फ्यूल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी। आप पूरी तरीके से ना तो फ्यूल यूज कर रहे हो इस व्हीकल में, ना पूरी तरीके से गैस यूज कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी एनर्जी बच रही है, 50% फ्यूल बच रहा है और 50% गैस बच रही है ना। तो ऐसे हाइब्रिड व्हीकल्स भी एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स होती हैं, ठीक है। तो ये व्हीकल का कॉन्सेप्ट था जिसमें आपने एनर्जी एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया। अब अगर हम सोशल बात करें, मतलब सामाजिक तौर पे आप कैसे एनर्जी एफिशिएंट बन सकते हो, तो कार पूलिंग करके। कार पुलिंग आप में से कईयों को पता होगा क्या होता है। कार पुलिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए एक ऑफिस है, ठीक है, जिसमें 3 कैबिन है, एक कैबिन 1, एक कैबिन 2, एक कैबिन 3, ठीक है। और 3 बंदे हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। ए जो है ये कैबिन 1 में बैठता है, बी कैबिन 2 में बैठता है और सी कैबिन 3 में बैठता है, ठीक है। लेकिन ये लोग जिस जगह से आते हैं, जो इनका एरिया है जहाँ इनका घर है, तो इनका घर अगल बगल है। मतलब ये ए का है, ये बी का घर है और ये सी का घर है, ये पड़ोसी हैं, ठीक है। तो अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ये सातों अगर रोज अपनी अपनी कार से अपने ऑफिस आए, तो ये कितना ज्यादा फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, अपना कितना ज्यादा फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और वहीं अगर ये कार पूलिंग करने लग जाए, कार पूलिंग इन द सेंस कि हफ्ते में 6 दिन होते हैं, तो पहले 2 दिन ए अपनी कार से तीनों को लेके आए, दूसरे उसके बाद वाले 2 दिन बी अपनी कार से तीनों को लेके आए, उसके बाद सी अपनी कार से तीनों को लेके आए। तो ऐसे आप देख लो कि कितनी एनर्जी सेव हो रही है, कितना फ्यूल बच रहा है। पहले 2 दिन बस ए का फ्यूल लगेगा, उसके बाद वाले 2 दिन बी का फ्यूल लगेगा, उसके बाद वाले 2 दिन सी का फ्यूल लगेगा, है ना। तो कितना ज्यादा इन तीनों ने मिलकर फ्यूल बचाया है, आप सोच सकते होगे, है ना। इसी को कार पूलिंग कहते हैं और ये एक बहुत अच्छा मेथड है एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करने का, ठीक है ना। अगला हमारा जो एप्लीकेशन एरिया है वो है होम। घरों में आप कैसे एनर्जी एफिशिएंसी अप्लाई कर सकते हो, भाई ये मैं भी पहले आपको 2 बार बता चुका हूँ। सबसे पहले कि उन अप्लायंसेस को तभी यूज करें जब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को तभी यूज करें जब आपको उनकी सख्त ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत नहीं है तब उन्हें बंद कर दें। या फिर एनर्जी स्टार सर्टिफाइड प्रोडक्ट का यूज़ करें, किसका, एनर्जी स्टार सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये एनर्जी स्टार सर्टिफाइड प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई, आपने आजकल देखा होगा कि जो फ्रिज आ रहे हैं 5 स्टार आ रहे हैं, 4 स्टार फ्रिज रेटिंग के साथ आ रहे हैं, है ना। तो ये रेटिंग ही एनर्जी स्टार सर्टिफाइड रेटिंग होती है। इनका मतलब क्या है कि 5 स्टार का मतलब कि ये फुल्ली एनर्जी एफिशिएंट है, फुल्ली एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। 4 स्टार का मतलब क्या है कि थोड़ी कम एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं लेकिन हाँ एनर्जी एफिशिएंट हैं। तो इन तरीके के आप प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हो तो आप क्या है, एनर्जी
एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हो, है ना। तो ये तो घरों में दो तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला, तभी कोई प्रोडक्ट यूज करें, अप्लायंस यूज करें जब आपको उसे जरूरत हो, और जब जरूरत नहीं है तो बंद कर दो। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि एनर्जी स्टार सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का ही यूज करें, ठीक है। अब अगला क्या है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। ये तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स के लिए आप जानते हो कि जब आपको इनकी नीड हो तब यूज करो, और जब नीड नहीं है तो या तो आप उन्हें टर्न ऑफ कर दो या स्लीप मोड में डाल दो। स्लीप मोड में आपकी एनर्जी यूज नहीं होती है लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, कि इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है, बाय ऑब्टेनिंग मोर प्रोडक्ट्स विथ सेम अमाउंट ऑफ इनपुट। ठीक, एक एनर्जी एफिशिएंट तब कहलाएगी जब वो ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रही है गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट में, ठीक है, तब वो एफिशिएंट कहलाएगी। और ये कब हो सकता है, जब आप मशीनों का आइडल टाइम कम कर दें। आइडल टाइम मतलब जब मशीनें फालतू में चल रही हैं और खड़ी हैं, उनमें चल रही इन द सेंस कि एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, और खड़ी हैं, उनमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। अगर इस टाइम पीरियड को आइडल टाइम कहते हैं, और अगर आप इसे कम कर दे रहे हो तो आप एनर्जी बचा रहे हो और इंडस्ट्री की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। दूसरा तरीका क्या है, स्किल्ड वर्कर। अगर आप आपकी इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर का मतलब क्या होता है, जिन्हें काम आता है, ठीक है। जिसको काम नहीं आएगा पहले तो आपको उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें आपका लॉस। दूसरी चीज, जब आप वो ट्रेनिंग पीरियड में होगा तब वो आपका बहुत नुकसान करेगा क्योंकि उससे कोई काम आता नहीं है, तो उसमें भी आपका लॉस। तो आप स्किल्ड वर्कर का यूज ज़्यादा करें, ठीक है। तो इससे आपकी एफिशिएंसी इंडस्ट्री की बढ़ जाएगी। उसके बाद वेस्टेज कम करें। अगर इंडस्ट्री में वेस्टेज कम हो रहा है, स्क्रैप मटेरियल कम निकल रहा है, या जो स्क्रैप मटेरियल निकल रहा है वो दोबारा रिसाइकिल होके यूज हो जा रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है ना। आखिरी पॉइंट क्या है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, ठीक है। आपकी मशीन्स का पीरियोडिक मेंटेनेंस हो रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री एफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एप्लीकेशन एरियाज थे एनर्जी एफिशिएंसी के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे थॉरली आपको बताए हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी के अच्छे एग्जाम्पल जैसे बाइंग एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, बाइंग एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, दे आर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। या फिर 5 स्टार रेटिंग प्रोडक्ट, दीज आर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। एंड व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियां जो एनर्जी एफिशिएंट हो, एनर्जी एफिशिएंट जैसे कि कम, जैसे एनर्जी एफिशिएंट क्या है, जिनके माइलेज ज़्यादा होता है, जैसे मोर माइलेज, मोर माइलेज, है ना, जिनका माइलेज ज़्यादा होता है वो एनर्जी एफिशिएंट है क्योंकि ये कम फ्यूल में ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गाड़ियाँ एनर्जी एफिशिएंट हो जाती हैं। यूजिंग प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट टू कंट्रोल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना। उन थर्मोस्टेट का यूज़ करना जो कि प्रोग्रामेबल है, ठीक है। और थर्मोस्टेट का बेसिकली वर्क क्या होता है, हीटिंग और कूलिंग को कंट्रोल करना, ठीक है ना। हीटिंग और कूलिंग कंट्रोल करना, हीटिंग कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करना थर्मोस्टेट का एक इंपॉर्टेंट वर्क है। तो हमें ऐसे थर्मोस्टेट्स यूज करने हैं जो कि प्रोग्रामेबल हो, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, इंस्टॉलिंग एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम इन कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। कॉमर्शियल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल और जो हमारी किसी भी तरीके के कॉमर्स के बिजनेस में या इंडस्ट्रीज में आपको एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करने होंगे, ठीक है। तो आप एनर्जी एफिशिएंट बन जाओगे। अगर हम एक घर की बात करें कि आप घर में कैसे एनर्जी एफिशिएंट बन सकते हो, तो इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि आपने देखा होगा कि जो हमारा वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक जब भर जाता है तो बहुत देर पानी बहता है ना आपका, तो उसमें वाटर वेस्ट हो रहा है सबसे पहली चीज़, और आपकी मोटर जो वाटर सप्लाई कर रही है वो उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा अलार्म आ गया है जो जब वाटर लेवल बढ़ने लगता है या भर जाती है टंकी तो वो साउंड करने लगता है अलार्म, है ना। तो इस तरीके के अलार्म एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इससे आपकी एनर्जी बच रही है, वाटर
जो हमारा वेस्ट हो रहा है वो बच रहा है ना। तो आप ऐसे एनर्जी मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को अपने घरों में, अपने बिजनेस में या अपने इंडस्ट्रीज में इस्टेब्लिश कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है? टर्निंग ऑफ लाइट्स। लाइट का यूज जब हो तब यूज करें, वैसे बंद कर दें। हर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो यूज में है तभी यूज करें, वैसे बंद कर दें। ठीक है। और आखिरी पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो कुछ हमारी कंपनीज हैं जैसे गोदरेज, जैसे कि एलजी, ठीक है, और भी बहुत, वर्लपूल और रिलायंस, ये इंडस्ट्रीज समय समय पर एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार कंडक्ट करवाती रहती हैं। तो उनके जो कस्टमर हैं या हम लोग जो नॉर्मल सिटीजन हैं, इनके इन वेबिनार्स में हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए, जिससे हमारी जो जनरल नॉलेज है या कह दो आप अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, आप कह सकते हो, कि हाउ टू अप्लाई एनर्जी एफिशिएंसी कह सकते हो उसके। ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और हर टॉपिक जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।